भतीजावाद पर पीएम ने क्या कहा था वो बस सुना देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज उन्होंने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद पर सबसे प्रखर प्रहार किया, तो दोनों मुद्दों को जोड़ा भी उन्होंने एक तरह से। सुनिए। चर्चा मैं करना चाहता हूं भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं। देश का साथ मांगा आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से। कहा भ्रष्टाचार के भाई भतीजावाद के मुद्दे पर मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना भाषण 83 मिनट्स यानी 1 घंटा 23 मिनट का दिया है। पिछली बार उन्होंने अपना भाषण 88 मिनट का यानी 1 घंटा 28 मिनट का दिया था। प्रधानमंत्री ने आज सबसे ज्यादा जिन शब्दों का जिक्र किया है उसमें अमृत महोत्सव है, अमृत काल 32 बार प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत शब्द का 31 बार प्रयोग किया। संकल्प तीसरे नंबर पर था जब 26 बार उन्होंने संकल्प शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का मुद्दा हो, चाहे उनके प्रण का जिनका उन्होंने जिक्र किया, या फिर उन्होंने आज बात की है भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के खिलाफ। उन्होंने देश को संकल्प लेने के लिए 26 बार आह्वान किया है। 75 सालों का सपनों का जिक्र उन्होंने 24 बार किया है। दुनिया का जिक्र उन्होंने 23 बार किया। क्षमता कैपेबिलिटी भारत की क्षमता का 22 बार जिक्र किया है। भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद आजादी तीनों का ही 17 बार उन्होंने जिक्र किया है। चाहे करप्शन हो, नेपोटिज्म हो या फिर आजादी हो, 17 बार उन्होंने जिक्र किया है। महिला गर्व इन शब्दों का 16 बार उन्होंने प्रयोग किया है। 130 करोड़ जनता का जो सिटीजन ड्यूटी है यानी उनका जो कर्तव्य है नागरिकों का, उसका 15 बार उन्होंने जिक्र किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अमृत महोत्सव का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, संकल्प का किया, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का किया। देखिए 14 में भी आप समझाते रहे देश को, समझा न सके।
क्या 24 में भी यूं ही समझाते रह जाएंगे, समझा ना सकेंगे? क्योंकि जो नोटों, गुलाबी नोटों की गड्डियां पार्थ चैटर्जी से मिली हैं आलोक जी, उससे पूरी सरकार को विपक्ष के खिलाफ एक प्रबल प्रहार करने का तरीका मिल गया है। वो तस्वीरें लोगों के जहन में रहेंगी और इसी की बिसात पर 24 का उनका नैरेटिव बनेगा। देखिए, मुझे लगता है ताबूत घोटाले से लेकर और वर्तमान में पेगासस और राफेल तक लंबी लिस्ट, लेकिन आज का समय वो नहीं। पार्थ चैटर्जी ने अगर गलत किया है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो बीजेपी से एक एफिडेविट मांगते हैं, पार्थ चैटर्जी बीजेपी ना ज्वाइन कर लें कहीं। खैर, उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज बात आई आत्मनिर्भर भारत की। पिछले 1 साल में चाइना से 67% इंपोर्ट बढ़ गया, घर घर में चीन का झंडा पहुंचा दिया और आत्मनिर्भर पर ज्ञान पेला जा रहा है। 100 अरब के करीब चाइना से बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया। जिस तरह से 10 लाख के करीब लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और जमीन से जुड़ने की बात की जा रही है। मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से जितने वक्तव्य दिए, समझ लीजिए देश में उसका उल्टा हो रहा है और मेरे पास उसके सारे प्रमाण रखे हुए। जय जवान की बात करते हैं, अग्निपथ लाकर जवानों का जिस तरह से निरादर किया है। जय किसान की बात करते हैं, 3 काले कानून पर मुंह की खानी पड़ी। जय अनुसंधान की बात करते हैं, सारा रिसर्च का पैसा घटा दिया। आर्थिक विकास की बात करते हैं, विकासशील देश से भी हम पीछे हट गए। अब 2047 का सपना लेकर बैठे रहिए आप। 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए 8 साल के अंदर। मोदी साहब, AICT से उसकी लिस्ट मंगवा लीजिए कौन कौन से कॉलेज बंद हुए हैं। आप किस तरह से बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। आप कहते हैं आखिरी व्यक्ति पंक्ति में जो बैठा हुआ है। अरे 1100 रुपए के सिलेंडर में वो कहां गई आपकी मुद्रा योजना और तमाम योजनाएं? एक का भी जिक्र नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, उठअप इंडिया और इकोनॉमी रेंगअप इंडिया हो गई है। इकोनॉमी रेंग रही है मोदी साहब, उसको संभाल लीजिए। पर्यावरण की बात करते हैं आप। 2014 में 3 शहर ऐसे थे जो मोस्ट पॉल्यूटेड थे 10 में से, आज 8 हैं मोदी साहब। पर्यावरण की बात आप करेंगे? आपका गवर्नेंस का मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। मोदी साहब, हमें केवल ये बता दीजिए कि 2027 में 2047 के अब कौन कौन से सपने हैं, उसकी लिस्ट भी देश को दे दीजिए कि रात को जब सोएं तो मोदी साहब के फोटो के साथ उस सपनों को पूरों को पढ़ लें। नारी शक्ति की बात करते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। 4 दिन पहले NCRB के आंकड़े आए हैं, उसके अंदर 6 रेप पर डे हैं, हाईएस्ट है पिछले 50 साल के अंदर। आप ही के मंत्री थे ना जो रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, निर्भया केस के बाद। आज क्या हो गया है मोदी साहब? दिल्ली रेप कैपिटल आज बनती जा रही है। आपका कानून व्यवस्था है वहां पर। महिला सम्मान की बात करते हैं। आपको सोचना होगा कि आपकी 8 साल से सरकार है, लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को क्यों नहीं पास कराते आप? महिलाओं को सम्मान दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? उज्ज्वला योजना में सस्ता कीजिए ना सिलेंडर को, महिलाओं की आंखों के आंसू पहुंचिए ना। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको तो दूध पर, मक्खन पर, घी पर, उस पर टैक्स लगाना है। 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में हैं। मोदी साहब, आप ही की नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप टीम इंडिया की बात करते हैं, आज तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री आपको कोस रहे हैं, यहां तक कि नीति आयोग की बैठक तक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप टीम इंडिया की बात करते हैं। हाँ। चुनी हुई 10-12 सरकारों को आपने गिरा दिया, पैसे के दम पर और ईडी के दम पर। आप गुलामी से बाहर निकलने की बात करते हैं। पूरे देश को आपने संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाकर बांधकर रस्सी में छोड़ दिया आप लोग। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी साहब, अब समय आ गया है, देश की जनता अब आपको पहचान गई है। ईडी सीबीआई पर कांग्रेस कह रही है नए नए परिधान और नए नए भाषण और नए नए सपने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या क्या अब भी कहा है। कौन सी सरकारें हैं भाई, मुझे केवल ये बता जो इस्तेमाल नहीं करती? मुझे कौन सी सरकार है? आपकी सरकार नहीं है? मुझे केवल ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता है। बिल्कुल तोता कहा था, और हमने उन मंत्रियों को सस्पेंड तक किया जिनके कारण कहा गया। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, 1 मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। सीबीआई के डायरेक्टर को, जिसने राफेल के अंदर FIR करनी चाहिए, उसको आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। मोदी साहब, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने देश को कहां पहुंचा दिया है। आप कहते हैं एकता और अखंडता की बात, ठीक है, गोली मारकर आप एकता और अखंडता करेंगे। जल्दी से कमेंट दे दीजिए। गोली मारने वाले लोग आपके यहाँ पर रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग आपके यहाँ पर मंत्रिमंडल पाते हैं। आपके मंत्रियों को कोट कर रहे हैं जिनके बयानों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है। सीबीआई ईडी का बेजा इस्तेमाल आप करते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं, बस आपकी पार्टी में कोई शामिल हो जाए विपक्षी, यानी आप थ्रेटनिंग टूल के तौर पर
डराने धमकाने के हथियार के तौर पर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधांशु, देखिए, जो कुछ आलोक जी ने बोला दिखा अमृत काल में कितना विष भरा हुआ है कि आज के दिन भी सिर्फ मोदी जी की अनर्गल आलोचना के अलावा कुछ भी ना। अनर्गल क्यों कह रहा हूं, अब मैं सिर्फ फैक्ट गिनाता हूं। अभी पिछले वक्तव्य में कहे 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज की डेट में चेक कर लीजिए, 2022 में बैठे 1972 में रेट ऑफ ग्रोथ -0.55। सब पुराने लोग बैठे हैं। 1973-74 में 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 18% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 1991 में 2 बार रुपए का अवमूल्यन, सोना गिरवी रखा गया, प्रचंड बेरोजगारी। यह फैक्ट है और आज ये बोल रहे हैं।